अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि लेक्चर मेरा 7 है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? इट कैन बी डिफाइंड एज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी. Some economists regarded voluntary unemployment as no employment and frictional and structural unemployment as bad employment situation. यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम क्या है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स 100% वहां पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट 0% है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, फुल्ली यूटिलाइज किया जा रहा है, उनसे बेनिफिट हासिल किया जा रहा है, किसी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स जो है वो क्या है, आपकी सारी एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, an unemployment rate is close to 3 to 4%, it can be considered a full employment situation. कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर किसी कंट्री के अंदर 3 to 4% अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसको एक तरह से 100% एम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जाएगा, 100% एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन किया जाए, माना जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है, वो ये कहते हैं कि नॉर्मली 3 to 4% हर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, यानी उसको दूर नहीं किया जा सकता। वो कैसे, अभी हम आगे पढ़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन in market because excess supply of labor decrease the labor wage rate and disturb employment situation. होता यह है कि लेबर की डिमांड और सप्लाई इस बात की जिम्मेदार होती है कि मार्केट में लेबर की क्या पोजीशन है और लेबर की वेज रेट पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, लेबर डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो लेबर डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है कि जब आपकी लेबर डिमांड ज़्यादा है, देखें इसमें है क्या कि अगर इफ द लेबर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट द गिवन वेज रेट देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी लेबर डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है कि भाई डिमांड है लोगों की, जबकि लेबर की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम कहेंगे मैन पावर शॉर्टेज। यानी मार्केट में डिमांड है लेबर की कि भाई डिमांड लेबर की ज़रूरत है लेकिन लेबर नहीं मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब ये होगा कि मैन पावर की क्या है, शॉर्टेज है। इसको हम क्या कहेंगे, लेबर की शॉर्टेज कहेंगे। अगर लेबर डिमांड हमारी कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो इट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। और अगर आपकी जो है वो लेबर डिमांड बराबर है लेबर सप्लाई के, तो ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब आ जाती है आपके पास टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये अभी शुरू में भी मैंने पढ़ा था, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी होती क्या है। तो ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की काइंड्स कितनी है, 4 काइंड्स है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 4 किस्म की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी के बारे में। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वेयर लेबर इंटेंशनली डज नॉट वांट टू engage in job because of revenue from other sources or maybe due to other reason, therefore economists do not include this type in unemployment। कह रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जहाँ पे लेबर जानबूझ के काम नहीं करना चाह रही, क्यों? क्योंकि उसको हो सकता है कहीं और से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका कोई और काम है, जानबूझ के वो किसी चीज़ में एंगेज नहीं है। फॉर एग्जांपल कि वो जॉब नहीं कर रहा, उसको कहीं से रेंट आ रहा है तो वो रेंट को जो है वो खर्च कर रहा है अपने ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नंबर 2 आ जाता है आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो द अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट इन एनी इकोनॉमी ड्यू टू पीपल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, द ड्यूरेशन बिटवीन सर्चिंग ऑफ जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना किसी भी कंट्री में एक आर्जी तौर पे पैदा होती है। होता है कि एक एम्प्लॉय एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाता है, लेकिन जब एक जॉब जहाँ से छोड़ दी उसने दूसरी जॉब में वो जा रहा है तो उसमें फौरन नहीं जा रहा बल्कि बीच में थोड़ा सा एक वो टाइम रुक रहा है।
या तो वो जॉब की वजह से रुक रहा है या वो जानबूझ के वो बीच में कोई काम नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में वो क्या है, वो उस वक्त वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में तो आ रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। और ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आर्जी होती है, हमेशा टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। फिर आ जाती है आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, caused by fundamental shift in economy such as technology, competition, and government policy. For example, embroidered work on clothes were made manually by labor, but after working through machines, many labor become unemployed. देखिए स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये कैसी, ये लॉन्ग लास्टिंग इसलिए है क्योंकि ये हर कंट्री के ऐसे ये सिचुएशन हर कंट्री फेस करती है। ये होता ही है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही थी लेबर वो जानती थी, लेकिन अब नया तरीका आ गया तो लेबर को पता नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लेबर सीख ले, लेकिन कुछ लेबर हो सकता है कि ना सीख पाए उसको। तो जब वो लेबर नहीं सीख पाती तो फिर वो क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। जब तक वो काम नहीं सीखती तो वो अनएम्प्लॉयड रहेगी। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स के स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, मीन्स की जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से है, या कंपटीशन की वजह से हो सकता है, या स्किल्स की वजह से हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ सकती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी पहले थी कि इस तरह का बिजनेस पहले अलाउ था एक किस्म का, बाद में गवर्नमेंट लॉ आने के बाद वो अलाउ नहीं रहा, तो फिर वो कंपनी बंद हो गई। तो उस कंपनी के जो लेबर वो क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एम्ब्रॉयड वर्क होता है, कपड़ों पे सिलाई का कढ़ाई का वर्क होता है। पहले वो हाथ से किया जाता था, सुई धागे से जो है वो लेबर बना रहे होते थे खुद बैठ के। लेकिन जब मशीनें आ गई तो क्या हुआ, लोग फिर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। मशीनें आ गई तो लोग मशीनों से एम्ब्रॉयडरी वर्क करने लगे। तो जो लोग मैनुअली करते थे, जिनको मशीनें चलानी नहीं आती थी, जो कि कंप्यूटराइज वर्किंग नहीं कर सकते थे, तो वो क्या हुआ, वो लोग बेरोजगार हो गए। फिर आ जाता है आपके पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सीजन के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाना। जैसे कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कि सिर्फ सर्दियों में काम कर सकती है, यानी ऐसी प्रोडक्ट बना रही है कि जो कि सर्दियों में खाई जाती हैं या सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो जब गर्मियाँ आएंगी तो वो ऐसी कंपनी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। या इसी तरह कोई ऐसी कंपनी है जो कि गर्मियों के आइटम बनाती है, जब वो सर्दियाँ आएंगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे फिशिंग इंडस्ट्री हो गई, लेदर जैकेट्स और स्वेटर इंडस्ट्री हो गई। फिशिंग इंडस्ट्री, फिशरिंग का जब सीजन होगा जब भी वो काम करेगी। लेदर जैकेट्स जब सर्दियाँ आएंगी तो जब भी लेदर जैकेट जो है बनेंगी, उसके अलावा नहीं होंगी। इसके अलावा स्वेटर हो गए, स्वेटर लेदर जैकेट दोनों सर्दियों में ही बनेंगे, गर्मियों में उनका काम ही नहीं है। तो लेबर वहाँ पे क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। फिर आ जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कहती है कि किसी भी इकोनॉमी में 100% एम्प्लॉयमेंट रहती है, जब तक 100% फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, जब तक वहाँ की कंट्री इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना करे, या इकोनॉमिक फोर्सेस को जब तक डिस्टर्ब ना किया जाए, जब तक उनको छेड़ा ना जाए, जब तक उनमें कोई किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं की जाए, जब तक वो 100% एम्प्लॉयमेंट रहती है। अब वो इकोनॉमिक फोर्सेज की जो बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक फोर्सेज क्या होते हैं, इकोनॉमिक फोर्सेज में आपका आ जाता है फिजिकल पॉलिसी और इन्फ्लेशन रेट पर आ जाता है। यानी कि ऐसी पॉलिसीज या ऐसे लॉ जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट के रेवेन्यू से है, तो रेवेन्यू से है या बिजनेसेस से है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, बेरोजगारी जो है वो पैदा होती है, वरना अदरवाइज जो है वो 100% एम्प्लॉयमेंट रहती है। अब आ जाता है केन्स की थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत फेमस है इकोनॉमिक्स में। ये केन्स जो है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। उसने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। वो ये कहता है, उसकी एक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस करती है किसके ऊपर, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। Keynes' theory of employment is based on his proposed principle of effective demand. According to this principle, the level of employment in a free market economy depend upon the level of aggregate effective demand for goods and services. वो ये कहता है कि उसने एक लॉ बना दिया, एक प्रोपोज प्रिंसिपल बना दिया इफेक्टिव डिमांड का। उसके मुताबिक उसके उसके प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल किसी भी फ्री मार्केट में डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, इफेक्टिव डिमांड और गुड्स एंड सर्विसेज पर। यानी जितनी डिमांड होगी
जितनी इफेक्टिव ओवरऑल इफेक्टिव डिमांड होगी उतना ज़्यादा आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यानी उसने उसको इस उसने एम्प्लॉयमेंट को कंडीशन कर दिया, या ये कह लें उसको एम्प्लॉयमेंट को उसने कंपलसरी कर दिया किसके साथ, इफेक्टिव डिमांड के साथ, डिमांड एंड सप्लाई के साथ। अब अकॉर्डिंग टू हिम उसके मुताबिक इंक्रीज इन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, उसके मुताबिक अगर इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होती है वुड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। टोटल एम्प्लॉयमेंट of a country can be determined with the help of total demand of the country. A decline in total effective demand would lead to unemployment. होता ये कि टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्री की डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, डिमांड, कंट्री की डिमांड के ऊपर। डिमांड किस चीज़ की, प्रोडक्ट की डिमांड, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है उस डिमांड को कम्पीट करने के लिए उस कंट्री की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है हमें लेबर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो इस तरह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तरह से उसका कहना बिल्कुल सही है, उसने उसको इस चीज़ के साथ मशहूर कर दिया, एम्प्लॉयमेंट को डिमांड के साथ। व्हाट इज़ इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड की जो हम लोग बात करते हैं तो इफेक्टिव डिमांड जैसे कि मैंने बताया कि इफेक्टिव डिमांड है क्या, इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये है कि टोटल या एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम बिटवीन देयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फोर्सेस। इन इफेक्टिव डिमांड हमें जब भी पता चलेगी कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना जैसे इफेक्टिव डिमांड, अब इफेक्टिव डिमांड की जब हम लोग बात करें, इफेक्टिव डिमांड जब भी होगी कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगी। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स कि ओवरऑल जो कंट्री में डिमांड हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई वो है कि जो कि मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है और डिमांड जितनी चाहिए। अगर डिमांड से ज़्यादा अवेलेबल है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इट मीन्स के कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा प्राइस में सेल करेगा, यानी मार्केट में चीज़ें महंगी भी होंगी और सप्लाई जो है वो बढ़ेगी मार्केट में। तो इफेक्टिव डिमांड इक्वल होगी किसके, इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फोर्सेस को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी प्राइसेस को भी पढ़ें, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम इफेक्टिव डिमांड हम लोग की जब भी पता चलेगी कि जब एग्रीगेट डिमांड प्राइस में और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस में इक्विलिब्रियम होगा, यानी वो दोनों इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तभी होगा। और बराबर कब होंगी, जब उनकी क्वांटिटी भी बराबर होगी तो उनकी प्राइस भी बराबर होगी। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट which all the producers in the economy taken together must receive from the sale of the output produced by a certain number of workers they employed। होता ही है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होती है कि वो प्राइस जिस प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, याद रहे डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उन प्राइसेस के साथ जिन प्राइसेस पे सेलर उनको ऑफर कर रहा है। यानी कि मार्केट में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसकी जो प्राइस है, अवेलेबल मीन्स कि उसकी सप्लाई है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई है उसकी डिमांड से ज़्यादा, और वो जिस अमाउंट में बिक रही है वो आपकी क्या कहलाएगी, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कहलाएगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने बताया कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कौन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि केन्स का ये कहना है कि इफेक्टिव डिमांड और इफेक्टिव डिमांड की जब हम लोग बात करते हैं तो इफेक्टिव डिमांड के अंदर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों ही को पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है कि आपके पास मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है 500 की, 550 की, 600 की, यानी अगर सप्लाई प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं तो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा है। क्यों एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जब सप्लाई प्राइसेस बढ़ रही हैं इट मीन्स कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तो वैसे भी सप्लाई का लॉ है कि प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो मीन्स कि प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है। जब प्रोडक्शन बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ रही है तो लाजमी सी बात है फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट हमारी तो एक तरफ बढ़ती चली जा रही है और सप्लाई प्राइसेस भी जो है देखें ऐसे यहाँ पे सप्लाई प्राइसेस भी बढ़ती चली जा रही है।
इसके बाद आ जाता है एग्रीगेट डिमांड प्राइस। एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है? एट अ सर्टेन लेवल, एग्रीगेट डिमांड प्राइस एट अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट is the total amount of money which all the producer producing in the economy taken together do accept that they will receive by selling the product output। एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है? ये वो प्राइस है जिसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो क्या है, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल भी चल रहा है। और एग्रीगेट डिमांड प्राइस है क्या, कि जो कि मार्केट में लोग प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे सेल हो रही है, जो लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक सेल हो रही है। यानी जितनी लोगों की प्रोडक्ट की डिमांड है उतनी डिमांड अवेलेबल, उतनी प्रोडक्ट अवेलेबल है। जब प्रोडक्ट लोगों की डिमांड के मुताबिक अवेलेबल होगी तो उसकी प्राइसेस भी उसी के मुताबिक ही होंगी। देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। जब डिमांड बढ़ रही है तो इट मीन्स आउटपुट भी बढ़ रहा होगा आपका। जब आउटपुट बढ़ रहा है तो आपकी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। अब इसको हम दोनों को कंबाइन समझते हैं। कैसे समझेंगे? कंबाइन करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड को देखेंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड कौन है? यही एग्रीगेट प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस, ये दोनों इसकी क्या है? डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये बताती हैं अपने इक्विलिब्रियम से इफेक्टिव डिमांड किस तरह से बन रही है। So after explaining full concept of aggregate supply price and aggregate demand price, we can explain how the equilibrium level of employment determined. It will be determined at the point where the aggregate supply price equates it will be determined at the point where the aggregate supply price equates the aggregate demand price and also there will be full employment। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों की प्राइस इक्वल होगी, और यही वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है। यानी अगर हम उससे ज़्यादा आगे जाते हैं तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई प्राइसेस हो सकता है बढ़ जाए, या हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड प्राइसेस हमारी बढ़ जाए। तो जब एग्रीगेट डिमांड प्राइसेस बढ़ रही होंगी या एग्रीगेट सप्लाई प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो उसकी वजह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? कि डिमांड प्राइस अगर अगर सप्लाई प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है, तो डिमांड प्राइसेस जो है वो क्या हो रही है, इसका मतलब फुलफिल नहीं हो रही है। यानी डिमांड प्राइसेस से ज़्यादा है मार्केट में सप्लाई प्राइसेस। जब सप्लाई प्राइसेस ज़्यादा है तो लोग उसको क्या करेंगे, पहले से कम खरीदना शुरू करेंगे, यानी हमारी प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगी। हाँ, तो इस फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। आपके सामने ये शेड्यूल है जिसमें मैंने इसको दोनों का कंबाइन शेड्यूल बना लिया, सप्लाई का, डिमांड का, और हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे इधर एक वक्त आया कि जहाँ पे हमारी 650 रुपीज़ प्राइस बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट तो आपकी डिमांड प्राइस बढ़ती चली जा रही है और सप्लाई प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है। सप्लाई प्राइसेस पहले कम तेजी से बढ़ी थी, लेकिन वक्त आया कि सप्लाई प्राइसेस ज़्यादा तेजी से ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके सप्लाई प्राइसेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जैसे यहाँ पे 650 है, यहाँ पे सप्लाई प्राइसेस डिमांड प्राइसेस से कम है। यहाँ पे भी डिमांड प्राइसेस सप्लाई प्राइसेस के बराबर है, और यहाँ डिमांड प्राइसेस सप्लाई प्राइसेस से कम हो गई, यानी सप्लाई प्राइसेस ज़्यादा हो गई। जब सप्लाई प्राइसेस ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे इकोनॉमी को नुकसान है, तो यहाँ पे इनको रुकना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे वो रुक जाएंगे 650, यहाँ दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो यही हमारा क्या फुल एम्प्लॉयमेंट रेशियो है। अगर वो आगे बढ़ जाते हैं तो हमारी सप्लाई प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर क्या होता है, वही लेबर सप्लाई की तरह ही हो जाएगा। आपकी लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी ना फिर, यानी आपकी लेबर सप्लाई ज़्यादा काम कर रही है, और लेबर सप्लाई जब ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही होती है तो फिर वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।